आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये है कि जब आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू होता है या आप किसी ऐसी मीटिंग में जाते हैं जिसमें आप बहुत प्रभावशाली दिखना चाहते हैं, सामने वाले को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो क्या आप अचानक हिंदी छोड़कर अंग्रेजी में बात करने लगते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोलने से आपको नौकरी मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इंटरव्यू में आपने हिंदी की बजाय अंग्रेजी में बात की तो इंटरव्यू में पास होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं? और जब कोई अति महत्वपूर्ण मीटिंग में आप कहीं जाते हैं और आप हिंदी की बजाय अंग्रेजी में बात करते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा प्रभावशाली मानता है? वो ये समझता है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप ज्यादा बड़े प्रोफेशनल हैं। हम आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, आपको इसके बारे में बताएंगे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। डीएनए को पूरी दुनिया में करोड़ों लोग देखते हैं। 180 देशों में जी न्यूज देखा जाता है और इस शो के जरिए हम आपके साथ हमेशा हिंदी में संवाद करते हैं और मुश्किल से मुश्किल खबरों को हम हिंदी में आप तक बहुत सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह हिंदी की ताकत है कि दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में बैठे लोग बेसब्री से जी न्यूज का इंतजार करते हैं, डीएनए का इंतजार करते हैं और अपना ज्ञानवर्धन भी करते हैं। लेकिन आज हम हिंदी को आधार बनाकर जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो खबर वाकई आपका दिल तोड़ देगी। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के जिस राज्य में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, उस राज्य में हिंदी विषय की परीक्षा में 8 लाख छात्र फेल हो गए हैं? कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आए थे। जब हमने इन परिणामों का विश्लेषण किया तो हमें यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले 8 लाख छात्र अपनी मातृभाषा हिंदी के विषय में पास नहीं हो पाए हैं, हिंदी विषय में फेल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा 28,75,000 छात्रों ने दी थी। यहां पर आप संख्या देख लीजिए, 28,75,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और इनमें से लगभग 5,27,000 से ज्यादा छात्र फेल हो गए, यानी करीब 15% छात्र इसमें से फेल हो गए। इसी तरह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की परीक्षा 23,72,000 छात्रों ने हिंदी की परीक्षा दी थी और इसमें से करीब 2,70,000 छात्र हिंदी विषय में फेल हो गए। कितनी बड़ी संख्या यह मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों की संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 7,97,000 से ज्यादा हो जाएगा, लगभग 8 लाख मान लीजिए। तो आप इस तरह इसको देखिए कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है हिंदी बोलने वालों का, वहां 8 लाख छात्र 10वीं और 12वीं के मिलाकर हिंदी विषय में फेल हो गए। और अगर रजिस्ट्रेशन के बावजूद हिंदी की परीक्षा ना देने वाले छात्रों की संख्या भी हम इसमें से जोड़ लें तो यह संख्या 10.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि उत्तर प्रदेश की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल अंग्रेजी विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,02,000 है और हिंदी में फेल होने वालों की संख्या 5,27,000 है। यानी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। पिछले साल का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही था, यानी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मातृभाषा हिंदी है वहां पर हिंदी में ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं और अंग्रेजी में कम। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 21 करोड़ है, पाकिस्तान के बराबर जनसंख्या है और इनमें से 91% यानी करीब 19 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में हिंदी की परीक्षा में छात्रों का फेल होना यह संकेत देता है कि हमारे देश में जो राज्य हिंदी का चिराग कहलाता है उसी चिराग के नीचे यानी उसी चिराग तले हिंदी की फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में हिंदी की परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने को लेकर जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि जो छात्र फेल हुए हैं उनमें से ज्यादातर को हिंदी के सरल शब्द भी लिखने नहीं आते हैं। नाम ना बताने की शर्त पर कॉपियों की जांच करने वाले कुछ शिक्षकों ने हमें बताया कि कई छात्र आत्मविश्वास जैसे शब्द भी लिख नहीं पाए और इसकी जगह उन्होंने अंग्रेजी के कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल किया और वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। यानी हमारे देश में जो छात्र हैं वो आत्मविश्वास नहीं लिख पाते हिंदी में। जब उन्हें कहा जाता है कि आत्मविश्वास लिखिए तो उसकी जगह वो कॉन्फिडेंस लिखते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अंग्रेजी के शब्द का
उसकी स्पेलिंग उन्हें ठीक से नहीं आती, इसलिए तो ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। कुछ छात्रों ने यात्रा के लिए अंग्रेजी के सफर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ होता है सहना या भुगतना। और ये सारे जो बच्चे हैं, इन्होंने यात्रा को उर्दू के शब्द सफर का इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी, क्योंकि सफर और यात्रा एक ही बात होती है। और इन्होंने जब सफर लिखने की कोशिश की तो उस सफर को अंग्रेजी में जानते हैं कैसे लिखा? SUFFER। ये अंग्रेजी का शब्द उन्होंने सफर वाले यात्रा के लिए लिख दिया। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी की परीक्षा में 10 लाख छात्र और 2018 की परीक्षा में 11 लाख छात्र फेल हुए थे। इस साल सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 11,92,000 थी और इसमें से 10,59,000 छात्र पास हो गए। यानी सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जितने छात्र हर साल पास हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा छात्र हर साल अकेले हिंदी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आज जब हमने इसकी वजह जानने के लिए कुछ रिसर्च किया तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1,50,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और अगर इसमें सहायक शिक्षकों के खाली पदों को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 2 लाख से ज्यादा हो जाती है। जाहिर है, अगर छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्रों का प्रदर्शन ऐसा ही होगा। हम इसमें छात्रों की नहीं बल्कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की गलती ज्यादा मानते हैं। हिंदी विषय में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की दूसरी बड़ी वजह है कि हिंदी भाषी राज्य होने की वजह से ज्यादातर छात्र ये मान लेते हैं कि उन्हें हिंदी लिखना, बोलना और पढ़ना तो वैसे ही आता है, इसलिए वो हिंदी विषय की परीक्षा में फेल हो ही नहीं सकते और हिंदी को वो बहुत हल्के में लेने लगते हैं। वर्ष 2012 में हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया कि जिन छात्रों की पकड़ अपनी मातृभाषा पर अच्छी होती है वो दूसरे विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यानी दूसरे विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी मातृभाषा की समझ भी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा किए गए एक और शोध में यह पाया गया कि जिन बच्चों की शुरुआती 8 वर्षों की पढ़ाई लिखाई उनकी मातृभाषा में होती है वो दूसरे विषयों को तेजी से सीखने लगते हैं और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ऐसे बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी तेजी से होता है। कौन से बच्चे? जो शुरुआत के 8 साल या शुरुआती वर्षों में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि हिंदी भाषा को हमारे देश में हीन भावना की नजर से देखा जाता है। हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, जबकि अंग्रेजी भाषा में बात करने को शान समझा जाता है। अंग्रेजी में एक ग्लैमर है। अंग्रेजी में बात करने वाले नेता जल्द ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। जो नेता जमीन से जुड़े होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, उन्हें आउटडेटेड मान लिया जाता है। आपको याद होगा, कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही कहा था। उन्होंने भी यही कहा था, सिर्फ अंग्रेजी में बात करने से कुछ नहीं होता और बहुत सारे जो मापदंड हैं उन पर भी नेताओं को खरा उतरना चाहिए। आम लोग भी एक दूसरे के साथ भाषा के आधार पर अपना व्यवहार कई बार बदल लेते हैं और आप अगर ये सवाल अपने आप से भी पूछेंगे तो आपको भी जवाब ईमानदारी से मिल जाएगा कि आप जब जिन लोगों से बात करते हैं उनमें से कुछ लोग जो अंग्रेजी में बात करना शुरू करते हैं, क्या आप उन लोगों को ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं, ज्यादा काबिल समझते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं? अंग्रेजों ने हमें करीब 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा और उन्होंने भारत को इंडिया बना दिया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमसे नफरत करने वाले और हमें गुलाम बनाने वालों ने हमें जो नाम दिया, हमने उसी नाम को सहर्ष स्वीकार कर लिया और आज हमें यह नाम पसंद भी है। और आज आजादी के 72 वर्ष बाद भी हम उसी नाम को एक मेडल की तरह पहनकर घूम रहे हैं और यही मानसिकता एक हीन भावना बनकर हमारे डीएनए का हिस्सा बन गई है। क्योंकि गुलामी सिर्फ वो नहीं होती जब किसी दूसरे देश के लोग आपको आकर यहां गुलाम बना लेते हैं, कहीं बाहर से आया हुआ कोई शासक आपको गुलाम बना लेता है। मानसिक गुलामी भी होती है। तो हो सकता है 1947 में अंग्रेज तो चले गए, उन्होंने आपके शरीरों को आजाद कर दिया, लेकिन हो सकता है कि दिमाग आज भी गुलाम ही हो। आज लोग बड़े गर्व से कहते हैं माई हिंदी इज बैड। आपने कई बार लोगों को सुना होगा, वो आते हैं मंच पर और कहते हैं मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, मुझे माफ कीजिएगा। ये भी वो अंग्रेजी में ही कहते हैं माई हिंदी इज बैड। और लोग इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। लोग बल्कि ये कहते हैं कि देखिए कितना ईमानदार व्यक्ति है,
शुरू में ही बता रहा है कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा। और लोग कई बार तालियां बजाते हैं, ईमानदारी से वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं। अगर सामने वाला अंग्रेजी में बात कर रहा है तो लोग खुद को तुच्छ समझकर टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करने लगते हैं। यहां तक कि किसी कंपनी के कॉल सेंटर पर कॉल करने के बाद अंग्रेजी में बात करने के लिए फोन पर 1 दबाना होता है और हिंदी के लिए 2 दबाना होता है। और अगर यह विकल्प ना हो तो फिर लोग कस्टमर केयर ऑफिसर यानी ग्राहक सेवा अधिकारी की अंग्रेजी के सामने अपने सारे भाषाई हथियार डाल देते हैं। तो आपने ये तो देखा होगा, लोग बड़े गर्व से कहते हैं मेरी हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे कितने लोगों को आपने मंच पर यह कहते हुए सुना है जो आए और बोले कि माई इंग्लिश इज बैड, मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है। लोग शायद इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते और हिंदी के प्रति इसी हीन भावना का नतीजा है कि हिंदी बोलने वाले राज्यों में बड़ी संख्या में छात्र अपनी ही मातृभाषा में अब फेल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या छात्र जिम्मेदार हैं, उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, शिक्षक जिम्मेदार हैं या पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेदार है? ये समझने के लिए आज हमने इसका एक छोटा सा विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण देखकर सारी बात आपको हिंदी में समझ आ जाएगी। मेरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी था तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और हिंदी में थोड़ा मैंने सोचा कि मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं है तो इसलिए। आप हैरान हो सकते हैं, हंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन इस सच को नहीं बदल सकते कि उत्तर प्रदेश में हिंदी विषय की परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो गए हैं। हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी का यह हाल आखिर क्यों, कैसे और कौन है इसका जिम्मेदार? ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि सवाल एक विषय में फेल हो जाने भर का नहीं है, ये सवाल है हिंदी के हार जाने का। गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की जरूरत होती है और इन विद्यालयों में लगभग 40,000 से अधिक तो सहायता प्राप्त विद्यालयों में पद खाली है। शिक्षकों की कमी है, उसको पूरा सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को करना चाहिए, बराबर उनसे मांग की जाती रही है और मुझे विश्वास है अगर शिक्षक होंगे तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी कि हिंदी विषय में 8 लाख बच्चे फेल हुए। हिंदी विषय माना जाता है, हिंदी राष्ट्रभाषा है इसलिए सबको आनी चाहिए, लेकिन वो और विशेष सब्जेक्ट इम्तहान में जब बच्चा जाता है तो वो चीजें अलग होती हैं, बोलचाल की भाषा अलग होती है। अब कैसे कहेंगे हम हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा? अब कैसे गर्व करेंगे हम कि हिंदी दुनिया में 4थी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है? यूपी बोर्ड की परीक्षा में 8 लाख छात्रों का मातृभाषा में फेल हो जाना समझ से परे है। सारे सब्जेक्ट वो ज़्यादा टफ होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा उसमें ध्यान देती हूँ और हिंदी में थोड़ा कम ध्यान देती है। कोई कह रहा है शिक्षक जिम्मेदार है, कोई कह रहा है सिस्टम जिम्मेदार है, कोई कह रहा है चूक छात्रों के परिवारों की भी है। लेकिन यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी की यह हालत कोई आज खराब नहीं हुई। पिछले वर्ष की यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिंदी में 10 लाख छात्र फेल हो गए थे। वर्ष 2018 में यह संख्या 11 लाख से ज्यादा थी। हिंदी की इस दुर्दशा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने कहा होगा कि ये आराम से हो जाएगी, इसकी इतनी जरूरत नहीं। साइंस और मैथ्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, हिंदी पे फोकस नहीं करते। नहीं करते। स्कूलों में भी फोकस नहीं करते, टीचर भी फोकस नहीं करते। हिंदी टीचर फोकस करती है, लेकिन जो और टीचर है वो तो इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में बोलना अलाउ है स्कूल में, नहीं बोलते तो फाइन लगता है। नहीं बोलते तो फाइन लगता है? हाँ। स्कूल्स में भी ज्यादा यही होता है कि इंग्लिश बोलना है, ज्यादा इंग्लिश को लेके फोर्स किया जाता है कि इंग्लिश बोलना है। कौन फोर्स करता है? टीचर्स। सभी जो पोजीशन है आगे, कुछ भी हमें पद चाहिए, डॉक्टरी वगैरह कुछ भी, तो उसमें सब इंग्लिश को यूज ज्यादा करते हैं और हिंदी को बिल्कुल नीचे गिरा के रखा है, तो बिल्कुल सही नहीं है। हिंदी में स्पीच दें या कुछ भी बोलें तो सोचते हैं लोग कि हिंदी में बात कर रहे हैं। क्या सोचते हैं? कि ऐसी लोकल स्कूल से आए हैं, हिंदी में बात करते हैं। स्कूलों में भी बोलते हैं, फोर्स करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। हिंदी वाले पीरियड में हिंदी बोलो और सब जो बाकी बचे हुए हैं उसमें इंग्लिश बोलो। हिंदी भाषी प्रदेश में ही हिंदी को लेकर इस तरह का प्रदर्शन हिंदी के भविष्य को लेकर चिंतित होने पर मजबूर करता है। क्या अंग्रेजी ने हिंदी को हरा दिया है या फिर हिंदी को सिस्टम की नजर लग गई है?
जानकारों के मुताबिक यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं का हिंदी पाठ्यक्रम अन्य बोर्ड्स की तुलना में काफी जटिल है। इसमें अवधी और ब्रज भाषाओं के कवि, लेखक और उनकी कृतियां शामिल हैं, जिनकी भाषाएं अब चलन में नहीं है। 500-600 वर्ष पुरानी ये भाषाएं छात्रों को कठिन लगती है, जिन्हें पढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। सूर, तुलसी, कबीर, रसखान, मीराबाई के साथ संस्कृत और व्याकरण समझना बच्चों के लिए आसान नहीं है और स्कूलों में हिंदी के शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में भला छात्र छात्राएं कैसे उसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे? एक ही भाषा को सीखने में सारी शक्ति लगा देंगे तो बच्चे के पास दूसरी भाषा को सीखने की शक्ति कहां से आएगी? और ये हिंदी के साथ ही नहीं है, ये किसी के साथ भी, भूगोल के साथ भी, किसी भी विषय के साथ हो सकता है। अगर उस भाषा का अध्ययन अध्यापन ही नहीं होगा, बोलचाल की भाषा और पढ़ाई लिखाई की भाषा में अंतर इतना बड़ा है, इस अंतर को समझना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई की भाषा साहित्य की भाषा व्याकरणिक भाषा होती है, उसमें व्याकरण के नियम होते हैं, उन व्याकरण के नियमों के अनुसार चीजें चलनी पड़ती है। हिंदी की हालत पर आंसू बहाते हुए अंग्रेजी को दोष देना आसान है, लेकिन इसके लिए भी तो देश का सिस्टम और समाज की सोच जिम्मेदार है, जो अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल मानती है और मातृभाषा हिंदी को हीन दृष्टि से देखती है। यूपी बोर्ड के नतीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हिंदी महज परीक्षा पास करने का विषय बनकर रह गई है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदी भारत में 52 करोड़ लोगों की भाषा है और पूरी दुनिया में करीब 59 करोड़ लोग हिंदी का सीधे सीधे प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में हिंदी का पतन बहुत दुख पहुंचाता है। लेकिन अंग्रेजी के मामले में ऐसा नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया के उन 11 देशों में शामिल है जहां अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। किसी देश में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में। भारत में लगभग 12 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं। एक बात हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं, हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं। हम यहां पर आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत सिखाइए, उनसे ये कहिए कि अंग्रेजी में बात ना करें, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो जहां अंग्रेजी भाषा आपके काम आती है, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अंग्रेजी ना पढ़ें, अंग्रेजी ना बोलें। यहां इस विशेषण का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने हिंदी भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर भी गर्व करना सीखिए, उसके प्रति हीन भावना अपने मन में मत पालिए और जो बात आप अपनी मातृभाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं उसे फिर अपनी मातृभाषा में ही कहिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई और संस्कृत करीब 5000 वर्ष पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा को दुनिया की ज्यादातर भाषाओं की जननी माना जाता है और यूरोपियन देशों में बोली जाने वाली भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत करीब 700 से 800 वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद जब मुगल और दूसरे विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो हिंदी में फारसी और दूसरी विदेशी भाषाओं का प्रयोग बढ़ने लगा और हिंदी हिंदुस्तानी में बदल गई। आज हिंदी भारत के करीब 10 राज्यों की प्रमुख भाषा मानी जाती है। इतना ही नहीं, हमारे देश भारत को इंडिया नाम भी विदेशियों ने ही दिया है और इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने भारत को इंडिका कहकर बुलाया था और बाद में धीरे धीरे यह नाम इंडिया में बदल गया। आज भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी पहचान को भारत से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़कर ही देखता है और अंग्रेजों को अपना वैचारिक पूर्वज मानता है। ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया और भारत के बीच की ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। यानी हमारे देश में भी 2 देश हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। भारत में उतना ग्लैमर नहीं है, इंडिया में ज्यादा ग्लैमर है। इंडिया आधुनिक दिखता है और भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ दिखता है। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी विदेशियों का दिया हुआ नाम आखिरकार भारत के संविधान का भी हिस्सा बन ही गया। इसके अलावा सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू किया जाना जाता था। यानी विदेशियों ने न सिर्फ हमारे देश का नाम बदल दिया बल्कि हिंदी और संस्कृत की प्राचीन पहचान को भी मिटाने की कोशिश की और वो काफी हद तक सफल भी रहे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 25% की दर से बढ़ रही है
और 52 करोड़ हिंदी भाषियों की वजह से हिंदी का बाजार अब बहुत बड़ा होता जा रहा है और अब विदेशों में हिंदी सीखने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज में हिंदी के अलग विभाग बनाए गए हैं और इनमें हिंदी सीखने वाले विदेशी छात्रों की संख्या अब हजारों में है और यही वजह है कि अंग्रेजी की मशहूर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के कई शब्द शामिल किए जाते हैं। इस साल जनवरी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भारतीय भाषाओं के 26 नए शब्द शामिल किए गए थे, जिनमें आधार, डब्बा, चौल, हड़ताल और शादी जैसे शब्द शामिल हैं। इसके अलावा हिंदी के जो शब्द इस डिक्शनरी में पहले से शामिल किए गए हैं वो इस समय भी आपकी स्क्रीन पर हैं। उत्तर भारत में बोले जाने वाले शब्द जुगाड़ को भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया जा चुका है, यानी आने वाले समय में आप कई विदेशी नेताओं को जुगाड़ वाले बयान देते हुए सुन सकते हैं या आप बहुत सारे विदेशियों को जुगाड़ शब्द बोलते हुए या लिखते हुए भी पाएंगे। हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले जमाने में किसी दिन ये कहें कि वो चीन से निपटने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं या जुगाड़ कर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी बुरी स्थिति क्यों है, इसे आप कुछ और बातों से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ के स्कूलों में प्रतियोगिता होती है, यहां रटने वालों को ही ज्यादा नंबर मिलते हैं और रटने को ही ज्यादा नंबर लाने की गारंटी माना जाता है। आपको विषय समझ में आया या नहीं आया, अगर आपने रट लिया तो वो नंबरों की गारंटी है। यहां तक कि जो छात्र 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ते हैं वो भी आगे चलकर कई बार ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाते। हमें बार बार यह सिखाया जाता है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो आपकी पढ़ाई बेकार है, यानी आप कुछ सीखें या ना सीखें, नौकरी मिलना आपके लिए बहुत आवश्यक है। समाज में आपका स्थान तभी महत्वपूर्ण हो पाएगा जब आप अच्छी नौकरी करते हैं। लेकिन समाज में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी भी विषय को रटने की बजाय उन विषयों को अलग तरीके से सीखने और समझने की कोशिश की है और उसी के जरिए ये सारे लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े आदमी बन पाए हैं। आप किसी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी है तो राजनेता और सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश क्यों भेजते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि वो सरकारी नौकरी को अपने भविष्य के लिए अच्छा मानते हैं तो अपने बच्चों को फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते। नौकरी सबको सरकारी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। नौकरी सबको सरकारी चाहिए, लेकिन खुद अपना इलाज कभी सरकारी अस्पताल में नहीं कराएंगे। सिर्फ नौकरी सरकार में करनी है, बाकी सब कुछ प्राइवेट चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश में हिंदी का यह हाल है, वहां हिंदी के बड़े बड़े कवि, लेखक और साहित्यकार हुए हैं और इनमें मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी जैसे नाम शामिल हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में हिंदी की स्थिति आज बहुत दुख पहुंचाने वाली है। कहते हैं कि फिल्में जो हैं वो भी समाज का एक आईना होती हैं और जो समाज में विषय चल रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर कई बार फिल्में बनती हैं। हाल ही में 2 फिल्में आई जिनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो इस विषय पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं और हिंदी में बहुत ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें हिंदी और अंग्रेजी के बीच इस द्वंद्व को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। लेकिन ऐसी ही कुछ फिल्में अगर हम आपको बताएं तो हाल ही में एक फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, आपको याद होगा, और एक फिल्म आई थी इंग्लिश विंग्लिश। वो दोनों इसी विषय पर आधारित थी और दोनों जगहों पर आपको यह बताया गया था कि कैसे अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते और अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो कैसे समाज आपको हीन भावना के साथ देखता है। और दोनों ही फिल्मों में यह संघर्ष था कि कैसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा जाए या फिर कैसे किसी भी तरीके से अंग्रेजी सीखी जाए। देखिए आप। My life Hindi, but my wife English. There she is sitting in the back side. Bittu, stand up your hand. There. तो हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जी, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारी छोटी है। लोग हंसते हैं हम पे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बीवी को पड़ता है। इसने बहुत कोशिश की कि मैं भी चमक चमक जाऊं जी, थोड़ा हाई फाई हो जाऊं, सोफिस्टिकेट हो जाऊं।
मैं फेल हो गया मेरी जान। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, अगर आपके अंदर अंग्रेजी वाले संस्कार नहीं हैं, अगर आपके अंदर वो कल्चर नहीं है, तो लोग आपको सोफिस्टिकेटेड नहीं मानते, लोग आपको पढ़ा लिखा नहीं मानते, लोग आपको काबिल नहीं मानते, लोग आपको प्रोफेशनल नहीं मानते। ये बात हमारे अंदर भर दी गई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में लोगों के अंदर इस बात को भर दिया गया है और वो जीवन भर इसी बात से हीन भावना से ग्रस्त होकर जीते रहते हैं। जिन लोगों में इस बात को लेकर ये भ्रम रहता है कि वो अंग्रेजी नहीं जानते और हिंदी काफी नहीं है, इसलिए आज हम आपको ये कहना चाहते हैं, इस प्रथा को बदलिए, इस भावना को बदलिए। अपनी मातृभाषा, जो भी आपकी मातृभाषा है, जरूरी नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.